एनालिसिस न्यूज के खास बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और इस बुलेटिन की शुरुआत कोरोना से करेंगे कि बिहार और झारखंड में अब कोरोना की स्थिति लगभग समान होने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आज से बिहार में अनलॉक 1 या लॉकडाउन 4 कह सकते हैं कि आज इसकी शुरुआत हुई है। और अब सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक आज बिहार के सभी जिलों में सभी प्रखंड मुख्यालय में दुकानें खुली रहेंगी और वो हर जिला के डीएम के आदेश के अनुसार जो सप्ताह में 3 दिन के बांटा गया रोटेशन में, उसी रोटेशन के आधार पे इस तरह से बंटवारा किया गया और उसी आधार पे दुकानें खुली रहेंगी। हम इस संदर्भ में चाहेंगे गौतम से बात करना। गौतम लगातार इस खबर को पर बना हुआ है कि किस तरीके से लॉकडाउन 4 को लागू किया गया है, सड़कों पर क्या स्थिति है। गौतम, लॉकडाउन 4 या यूं कहे अनलॉक 1 की शुरुआत आज से है, किस तरह की चहलकदमी देखी जा रही है सड़कों पर? जी देखिए, जो अब तस्वीरें जो हैं अब बदलनी शुरू हो गई है और जो कोरोना का संक्रमण है, जिस तरह से पटना में जो सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट बना हुआ था पटना, उन तमाम तस्वीरों में जो है सुधार हो चुका है। हॉस्पिटल में जो मरीजों की संख्या थी वो कम हो चुकी है और आज से जो पहला दिन जो शुरुआत है अनलॉकडाउन 1 का जो कहा जा सकता है, उसकी शुरुआत की गई सुबह 6 बजे से। जो बाजार खोलकर 2 बजे तक खोलने का आदेश जो प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं, उसके तहत जो है आज लोग भी सड़कों पर सुबह से निकल रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि इसको लेकर जो प्रशासन की तरफ से एक विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए कार्य किया जा रहा है और वैसे पदाधिकारियों को क्षेत्रों में लगाया गया। जो पटना के विभिन्न भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पर जो ज़्यादा संख्या में आबादी है, उन जगहों पर धावा दल हो या मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, पुलिस अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है, ताकि भीड़ जो है ज़्यादा वहाँ पे एकत्रित ना हो। मैं आपको कुछ बता दूँ, आज के जो दुकान खुलने वाले हैं, जो जिला प्रशासन पटना की तरफ से आदेश जारी किया गया है, उसमें आज बुधवार के दिन जो है जो खोलने वाले दुकान है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रिक गुड्स, सैलून, पार्लर, ऑटोमोबाइल्स के जो सेंटर हैं वो तमाम वो चीज़ खुलेंगे। हाई सिक्योरिटाइजेशन प्लेट के दुकान खुलेंगे, ऑटोमोबाइल टायर ट्यूब्स के दुकान खुलेंगे, साइकिल से संबंधित जो स्पेयर पार्ट्स हो या दुकान है वो खुलेंगे। ये फर्नीचर की दुकान, सैनिटरी की दुकान और जो कॉस्मेटिक जो लेडीज से जुड़े हुए पार्लर या जो भी है वो भी जो है आज खोलने की जो अनुमति दी गई है। देखिए, जो संख्या कम हुई उस संख्या के अनुसार सरकार धीरे धीरे जो है अब ये शुरुआत करने जा रही है कि लोगों को जो है थोड़ी सी छूट दी जाए, क्योंकि 1 महीने के करीब जो पूरा ये लॉकडाउन रहा उसमें बहुत सारे ऐसे कार्य लोगों के रुके जो है होने को लेकर जो काफ़ी गंभीर थी। शादियाँ विवाहों में जो है वो संख्या कम कर दी गई, 20 की संख्या अभी भी रखी गई है, मगर तैयारी जो शादी विवाह में जो होती है, खरीदारी होती है, उन तमाम तरह के दुकान, चाहे गहने के दुकान हो, कपड़े के दुकान हो, चाहे जो शादी विवाह से जो जुड़े हुए और भी सामान होते हैं, उन तमाम दुकानों को बंद रखना पड़ा। इसी बीच शादियाँ भी कुछ हुई, मगर अब जो है शादियाँ होंगी तो उसमें कुछ जो जरूरी सामान है उसे लोग अब खरीद सकते हैं। हाँ, मगर उसका सावधानी उनका जो है पालन करना है। सरकार की तरफ से कुछ आंकड़े भी जो दिए गए हैं, मैं आपको आंकड़े बता दूं। जो विगत 24 घंटे के जो सैंपल की जांच हुई है, 1,08,347 सैंपल की जांच बिहार सरकार में 24 घंटे में हुई है। अब तक 6,88,462 मरीज सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो है ठीक हुए हैं। वहीं जो कहा जा सकता है कि अभी एक्टिव जो बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या है वो 14,250 के करीब जो है बिहार में है। रिकवरी रेट जो है काफ़ी बढ़ चुका है बिहार में कोरोना मरीजों का, 97.25 के करीब जो है ये रिकवरी रेट बिहार में पहुंच चुका है। और जो लोग जो है काफ़ी जो संख्या में जो है वो जांच करा रहे हैं और इसकी जांच का जो आंकड़ा है 3 करोड़ से ऊपर जो है बिहार में अभी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गौतम जुड़े हुए थे। अब हम झारखंड चलेंगे, रांची, जहां हमारे संवाददाता संदीप जुड़े हुए हैं और संदीप से ये समझना चाहेंगे कि वहां पे भी जो राष्ट्रीय जो सुरक्षा सप्ताह, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो मनाया जा रहा है झारखंड में, उसकी अवधि में विस्तार किया गया है। कल अवधि का विस्तार किया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक भी हुई आपदा प्रबंधन विभाग के साथ। फिलहाल ये निर्णय लिया गया है कि झारखंड में लॉकडाउन जो 3 तारीख को खत्म होना, मतलब स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो 3 जून को खत्म होना था, उसे आगे बढ़ाया जाए।
इस पर सहमति बनी है। और झारखंड सरकार ने भी ये माना है कि कुछ जिलों को छोड़कर बाकी जगहों पे उसी तरीके से सख्ती बरती जाए, क्योंकि अभी भी कोरोना से पूरी तौर पे स्टेट बाहर नहीं निकला है। ये एक फैसला हुआ है और इस फैसले के आलोक में उसी तरीके का कह सकते हैं कि उनकी कोशिश ये हो रही है कि जो लोग भी कोरोना संक्रमित हैं या संक्रमण फैलने की संभावना है, ऐसे जिलों पर कुछ ज्यादा फोकस किया जाए जहां मरीजों की संख्या अभी भी सामान्य तौर पे 100 के नीचे, या फिर सामान्य जो एक प्रोटोकॉल है कोरोना को लेकर, कितनी संक्रमित संख्या के बाद वो स्प्लिट नहीं कर सकते हैं सोसाइटी में। लेकिन एक बुरी खबर ये है कि अब उड़ीसा में जो उड़ीसा फेज 2 मतलब कोरोना का लहर 2 में पूरी तौर पर सुरक्षित रहा है, अब वहां पे उसी तरीके से काफी तेजी से फैल रहा है। बड़ी संख्या में वहां संक्रमित मरीज जमशेदपुर और आसपास के अस्पतालों में उनका आना शुरू हो गया है। ये एक संकेत, शुभ संकेत नहीं है कोरोना को लेकर, क्योंकि दूसरे फेज में उड़ीसा अपने आप को बचा लिया था, लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं दिख रही है कि उड़ीसा से लगातार 24 घंटे से मौत की भी खबरें आ रही हैं और बड़ी संख्या में उड़ीसा झारखंड के बॉर्डर के सटे हुए जिलों में जो झारखंड के अस्पताल है, उन अस्पतालों में उड़ीसा से मरीज के आने की सूचना आ रही है। अब संदीप से बात करेंगे इस संदर्भ में। संदीप, फिलहाल कोरोना से संपर्क नहीं हो सका है, तो संदीप से अब हम दूसरी खबर पर हम बढ़ते हैं और संदीप से हमारे अब दूसरी खबर पर हम कोरोना से ही जुड़ी खबरों पर हम आगे बढ़ेंगे कि राज्य में क्या बिहार जैसे राज्यों में जो स्थिति है, झारखंड में भी चीजें बदली हैं। अब जो कल तूफान आया है बिहार में, अगर हम बात करें तूफान की, तो तूफान आने के बाद यास तूफान को लेकर तो बड़ी तैयारी हुई थी, बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, लेकिन कल चंद घंटों के लिए जो तूफान आया पूरे बिहार को अपने आगोश में लिया। बड़ी क्षति हुई है, कई लोगों के मरने की भी खबर है, घर का काफी नुकसान हुआ है। पुराने जो 100 साल पुरानी जो पेड़ थी वो पेड़ धाराशाही हो गए। बिजली विभाग को व्यापक नुकसान हुआ है। पटना और दानापुर को जोड़ने वाला पीपा पुल ध्वस्त हो गया है। कई तरह के नुकसान हुए हैं। अभी तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि पीपा पुल की क्या स्थिति है, दानापुर का। कल हम अपने आपको दिखाया था कि 150-200 साल पुराना बरगद का पेड़ किस तरीके से जो पटन देवी मंदिर है वो वहां पे वो उसके बाउंड्री वाल पर गिर गया और पूरी तौर पर बाउंड्री वाल क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक ऐतिहासिक धरोहर था हमारे पास, वो धरोहर समाप्त हो गया। ऐसे कई धरोहर जो 100 साल पुरानी बरगद और पीपल के पेड़ राज्य में जिन जिन इलाकों में थे, उन इलाकों में पेड़ गिरने की खबर आई। सड़कें कई जगह अवरुद्ध हुई हैं, कई जगह ट्रेन का परिचालन प्रभावित हुआ। ट्रेनों बिजली आपूर्ति बहाल करने में रेलवे को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ अजय दानापुर से जुड़ गए हैं। जरा अजय से हम जानना चाहेंगे कि अजय, पीपा पुल को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है या फिर अब जो जिस तरीके से टूट गया है तो अभी ही अब इस पूरे बरसात मौसम तक के लिए यातायात बंद कर दी जाएगी? अजय, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो अभय, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो दानापुर का पीपा पुल टूटा है उसके निर्माण की कोई प्रक्रिया चल रही है या फिर इस बार बाढ़ में इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी और उसके बाद जो सितंबर अक्टूबर में पीपा पुल चालू किया जाता है वो पीपा पुल फिर उस समय चालू किया जाएगा? जी देखिए, जिस तरह से पीपा पुल टूटी है और पानी का भी जलस्तर बढ़ गया है, इसके कारण ये पीपा पुल अब जोड़ना मुश्किल है, जिसकी वजह से ये लोगों को आना जाना अब नाव से ही करना पड़ेगा। और जिस तरह से ये एक निर्देश आया था जबकि पीपा पुल को जोड़ने की और उसकी मरम्मती के निर्देश भी आया था, लेकिन जिस तरह से ये हालात
पैदा हो गया, अचानक ये हालात पैदा हो गए जिसकी वजह से ये पीपा पुल टूटी है, वो अब शायद जुड़ने वाली नहीं है, वो अक्टूबर नवंबर में ही जुड़ेगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिलहाल जो पीपा पुल अभी 10-15 दिन तक और 15 जून तक ये स्थिति बनी रहती है, और इसमें जो इस तरह से पुल जो पीपा पुल है 15 जून तक अमूमन जब तक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है लगे रहते हैं। हाँ, अब अपना तस्वीर देख रहे हैं पटना सिटी का, किस तरीके से लगभग 150-200 साल पुरानी पेड़ जो कहीं न कहीं पटन देवी मंदिर में दर्शन करने वाले लोगों को सहूलियत प्रदान होती थी उस पेड़ से, खास करके धूप के समय, गर्मी के समय में। वो पेड़, ऐतिहासिक पेड़, कल अचानक जो तूफान आई उस तूफान में गिर गया है। खगड़िया से भी व्यापक नुकसान की खबर आई है। सिवान, गोपालगंज, सहरसा, मधेपुरा से भी नुकसान की खबर आ रही है। तो पूरे बिहार में अगर हम बात करें तो कैमूर से नुकसान की खबरें आई थी, तो इसका व्यापक नुकसान हुआ है। और खास करके बिजली व्यवस्था को बहाल करने में अभी भी कई इलाकों में समस्याएं खड़ी हो रही है। ट्रांसफार्मर गिर गया, नवादा से खबर आ रही है कि ट्रांसफार्मर को काफी नुकसान पहुंचा है, बिजली के खंभे टूटकर गिर चुके हैं। और जो स्थिति बनती जा रही है, हमें लगता है कि यास से ज्यादा नुकसान इस बार जो अभी पिछले कल 2-3 घंटे के लिए जो आंधी तूफान और बारिश का जो प्रभाव दिखने को लग रहा है, वो यास से भी बड़ा नुकसान बिहार को हुआ है। और देख रहे हैं कि नवादा के ट्रांसफार्मर किस तरीके से गिर गया। इस तरह से बिहार में सैकड़ों ट्रांसफार्मर गिरने की खबर आई है और उससे काफी बड़ा नुकसान हुआ है। चलिए, अब हम एक दूसरी खबर पर बात करते हैं, और वो खबर है, आप देखिए कि जब से महिला पुलिस की बहाली हुई है, सिपाही में, दरोगा में या अन्य पदों पे, एक प्रवृत्ति डेवलप की है। देखते होंगे कि आंदोलन के दौरान वो महिलाएं पुलिस व्हाट्सएप पर जो है लगी रहती हैं, मोबाइल पे लगी रहती हैं, और इससे लॉ एंड ऑर्डर को संधारण करने में परेशानी होती है। कई बार सीनियर ऑफिसर्स इसको लेकर कार्रवाई भी की है, लेकिन फिर भी वो स्थिति बनी रहती है। तो पुलिस मुख्यालय ने एक आदेश जारी किया है सभी जिले के एसपी, डीआईजी, आईजी को, कि जो भी पुलिसकर्मी इस तरीके से सार्वजनिक जगहों पर ड्यूटी के दौरान अगर मोबाइल पर खेलते हुए या मोबाइल पर बात करते हुए दिखाई दिए, उन पर ये घोर अनुशासनहीनता मानी जाएगी और उनको तुरंत उस पर कार्रवाई कीजिए। स्वाभाविक तौर पर इसको लेकर काफी समस्याएं हो रही थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। अब हंगामा हो रहा है और महिला पुलिस मोबाइल पर लगी हुई है, हंगामा हो रहा है, महिला पुलिस सेल्फी बना रही है, इस तरह की लगातार शिकायतें आ रही थी। और जब से महिला पुलिस की बहाली हुई है पुलिस डिपार्टमेंट में, ये समस्याएं सबसे ज्यादा बढ़ गई है। चलिए, हमारे साथ मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, इस फैसले से कितना बड़ा असर पड़ेगा पुलिस के में अनुशासन बनाए रखने में? देखिए संतोष जी, कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। अंततः इस पूरे मामले में राज्य के डीजीपी को ही आदेश जारी करना पड़ा। आपको ये पता होगा कि बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान आप भी रहते थे, कई बार वहां खबरें हम लोगों ने चलाई। अब मेन गेट पर जिस पुलिसकर्मी का है, वो लोग आराम से कान में ईसी लगा करके आराम से वो लोग गाना सुन रही थी। उसके साथ साथ ये परंपरा इधर यह आया था संतोष जी कि पटना में जो पुरुष पुलिसकर्मी है वो यही कर रहे थे, जो रंगरूट है, जो अभी यहाँ है, जिनका 2 साल 3 साल पहले से बहाली हुआ है। अब इस तरह की शिकायतें पूरे जिला से आई, तब जाकर राज्य के डीजीपी ने एक कल आदेश जारी किया कि अनुशंसात्मक कार्रवाई होगी। इसका सीधा मतलब है आप सस्पेंड भी होइएगा और आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। सभी जिला के एसपी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी को आदेश दिया गया है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनको चिन्हित करके कार्रवाई कीजिए। उनका कहना था डीजीपी का अपने पत्र में कि इससे कर्तव्यहीनता का द्योतक है। इससे यह पता चलता है कि जो लोग ड्यूटी पर है वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं और वहां सुरक्षा लैप्सेस हो रहा है। इसका परिणाम आगे आने वाले दिनों में हो सकता है, कभी एक बड़ा परिणाम हो, तो उसे रोकने के लिए फिलहाल डीजीपी ने एक बड़ा कदम उठाया है और सभी को निर्देश दिया है कि जो लोग ऐसा काम करते हैं ड्यूटी के दौरान मोबाइल या मोबाइल का उपकरण या यूज करते हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। संतोष जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस तरीके से जो सिपाही सड़कों पर सार्वजनिक रूप से मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल पर,
उन पर अब कार्रवाई होगी। चलिए अब सबों का और हम चर्चा करते हैं मोतिहारी की। जी हाँ, मोतिहारी के चकिया में आज सुबह से लोग रेलवे ट्रैक पे जमे हुए हैं और इस कारण से रेलवे परिचालन प्रभावित हुआ है। और वजह क्या है कि रेलवे जो अंडरग्राउंड ढाला बना रहा है उसको लेकर लोगों में गुस्सा है और उस गुस्सा का इजहार वो रेलवे ट्रैक को जाम करके कर रहे हैं। हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं मोतिहारी से। अमित, क्या वजह है कि ग्रामीण को रेलवे ट्रैक पर उतरना पड़ा और रेल परिचालन को ठप करना पड़ा? ये बता दूं कि ये मामला कुछ दिनों से चल रहा था। ग्रामीणों का आक्रोश पहले से था। दरअसल हुआ क्या कि मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड के चकिया गुमटी नंबर 140 के समीप एक परसौनी गांव है जो पहले से लो लैंड एरिया है। उसमें लगातार बारिश का पानी उस गांव में रहता है और बाढ़ के समय में स्थिति और भयावह हो जाती है। इस बीच रेलवे द्वारा उसी गांव के पास अंडर पासिंग कलवर्ट बनाया जा रहा था जिसका ग्रामीण पहले से विरोध कर रहे थे और आज एकाएक सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण रेल ट्रैक पर पहुंच गए और रेल चक्का जाम कर दिया। घंटों रेलवे यातायात बाधित रहा। हालांकि इस मामले की जानकारी जैसे ही रेलवे को पता चली, पूरा आरपीएफ का टीम और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उस स्थल पे पहुंचा और घंटों ग्रामीणों को समझाने के बाद मामला पर काबू पाया गया और रेल यातायात को सुचारू रूप से चालू किया गया। इस बीच इंजीनियर का कहना था कि इस जो पूरी समस्या है, ग्रामीणों की जो समस्या है, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा और इसका वैकल्पिक विकल्प भी निकाला जाएगा कि ताकि आगे बाढ़ या बारिश के समय में गांव में पानी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अमित थे मोतिहारी से जो बता रहे थे कि ढाला को निर्माण को लेकर लोग सड़कों पर नहीं रेलवे ट्रैक पे आए और रेलवे ट्रैक को घंटों जाम रखा। जाम अब हट चुका है। रेलवे ने माना है कि इसका क्या वैकल्पिक उपाय हो सकता है, उस पर हम गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे। लेकिन जरा सुनिए वहां जो मौजूद ग्रामीण हैं उनका क्या कहना है, अधिकारियों का क्या कहना है। पुल के लिए प्रोटेस्ट किए थे, जो आए थे ये लोग, कुछ नहीं हुआ हम लोग का। झूठों का आश्वासन दिया जा रहा है। क्या दिक्कत है इसमें? इसमें दिक्कत है, आदमी को चलने में दिक्कत हो रहा है। नहीं, पानी लग जा रहा है। साल भर तो पानी रहता है गांव में, उसमें भी कोड़वा दिया गया है। इसमें बाढ़ इलाका गांव है, पिछले साल भी बाढ़ आया था। पहले 2 लड़का भी डूब गया था इसमें। अधिकारी लोगों को यहाँ के लोगों से बात कराया गया है। अधिकारी लोग आश्वासन दिया है। ये अल्टरनेट रास्ता भी बताया गया। LH यहाँ पर जो टीव्यू बहुत कम था व्हीकल का, समझ गए। उसके बाद हम लोग हेडक्वार्टर प्रपोजल भी गई, हम लोग दोनों साइड अप्रोच बनाएंगे, अप्रोच बना के सम बना देंगे। तो इस रास्ते चलिए अब हम बक्सर चलते हैं और बक्सर से जो खबर आ रही है कि बैंक कर्मी की मदद से या जैसे भी हो बैंक के खाते से कई उपभोक्ताओं का करोड़ों रुपया गायब हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है और ये साइबर क्राइम है या बैंक के तरफ से बैंक के कर्मचारियों की मिली भगत से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, ये फिलहाल जांच चल रही है। लेकिन तमाम उपभोक्ता जो इस बैंक से जुड़े हुए हैं वो काफी आक्रोशित भी हैं, चिंतित भी हैं कि किस स्थिति में उनके अकाउंट से पैसे गायब हो गए। हम सीधे चलेंगे बक्सर, जहां हमारे साथ हमारे संवाददाता बबलू मौजूद हैं। बबलू जी, जरा ये बताइए कि ये घोटाला या साइबर क्राइम या क्या है, ये कैसे बैंक में अकाउंट से पैसा गायब हो गया उपभोक्ताओं का, पूरा विस्तृत रूप से आप हमें चाहते हैं कि आप जो हमारे दर्शक हैं उनको जानकारी दें कि कैसे उनके अकाउंट से करोड़ों रुपए गायब हो गए हैं। कहा जा सकता है कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक आशा परेरी की ये शाखा है और इस शाखे में पिछले 4 से 5 महीने के अंतराल की ये बातें हैं। इसमें इस बैंक से जुड़े हुए जो ग्राहक थे वो जब अपने बैंक अकाउंट को अपडेट करने के लिए यहाँ आते थे तो लगातार कहा जाता था बैंक प्रबंधक द्वारा कि यहाँ पर प्रिंटिंग मशीन की अभी व्यवस्था नहीं है। और इस पूरे मामले को लेकर के जब लगातार कुछ दिनों पूर्व करीब अभी लॉकडाउन की स्थिति में 18 दिनों पूर्व इस बैंक के जो शाखा प्रबंधक हैं वो एक बैंक आना बंद कर दिए और किसी तरह की कोई सूचना
भी अपने वरीय पदाधिकारियों को नहीं दिए। इसके बाद लोगों की शक जो है यहाँ पर गहराया। उसके बाद जो भभुआ में रीजनल मैनेजर बैठते हैं, उन्होंने यहाँ के जो सेकंड प्रबंधक थे उनको चार्ज जब दिया तो एक बड़ा गड़बड़ी ये मामला सामने आया है। अभी हम यहाँ बैंक के सामने मौजूद हैं। बक्सर के एलडीएम यहाँ पहुंचे हुए हैं। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के भी वरीय पदाधिकारी भभुआ से यहाँ आए हुए हैं। उन लोगों द्वारा एक जांच टीम गठन की बात कही जा रही है। पूरे मामले को, पूरे अकाउंट्स को यहाँ पर क्लोज करके और पूरे विधिवत जांच प्रारंभ कर दी गई है। एलडीएम से जो अभी हमारी बातें हुई हैं उनके मुताबिक 187 से 200 लोगों का खाता अब तक जो इनिशियली चेक किया गया है उसमें करीब करीब करोड़ों रुपये, लगभग 5 से 7 करोड़ रुपये की हेरा फेरी की बात कही जा रही है। उनका कहना है कि उनके द्वारा किसी तरह का विड्रॉल नहीं किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बक्सर से बबलू मौजूद थे। अब इस को लेकर जो ग्राहक है, उपभोक्ता है, बैंक के उपभोक्ता, उनका क्या कहना है जरा आप भी सुन लीजिए, फिर हम अगली खबर पर कटिहार की तरफ बढ़ेंगे। हाला भइल एगो मेहरारू एगो लड़का हाला तो सर लिए के चेक कराओ बता बता 4000 एगो बता 3000। कितना पैसा रहे टोटल में? टोटल रहल एगो में 1,04,000 आ एगो में रहल 35,000 जो उनकी अथी करा दिल बनी एंट्री करा दिल। देखिए अभी मामले की जांच चल रही है। जांच हो जाने के बाद पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। तो अभी तो ग्राहकों को ये भी लग रहा है कि उनका अकाउंट इस बैंक में सुरक्षित है या नहीं है, इसके बारे में सर क्या बोलें? अब हम कटिहार चलते हैं और कटिहार से खबर आ रही है कि जो कई लूट की घटनाएं लॉकडाउन के दौरान घटी है, उस लॉकडाउन में जो लोग लूट के घटना को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं उसमें अधिकांश प्रवासी मजदूर हैं जो कोरोना की वजह से घर लौटे थे। लेकिन सवाल यह है कि अब इतने दिनों तक वो बाहर कमा के लाए क्या, जो ये लूटपाट का अंजाम दे ले, इस आधार पर उनके साथ सहानुभूति पूर्वक विचार हो कि कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूर हैं उनको खाने की समस्याएं हो रही है और इस वजह से वो लूट को अंजाम दे रहे हैं। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अगर आप बाहर कमा करने के लिए जाते हैं तो आपके पास अगर 1 महीने का भी बैकअप नहीं है कि 1 महीने तक आप अपने कमाई गई राशि से खर्च नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये सोचने की जरूरत है कि आप बाहर में रहकर कर क्या रहे हैं। बिहार में क्यों नहीं रोजगार की तलाश कर रहे, जहां आपको जो दूसरी तरह के खर्चे होती हैं वो खर्चे नहीं हो पाएंगे। चलिए, जो गिरफ्तारी हुई है उस पर कटिहार पुलिस का क्या कहना है जरा ये सुन लीजिए। उसके बाद हम चलिए अब हम नालंदा की खबर पर चलते हैं। कल हम लोग लगातार खबर चलाए थे कि नालंदा में गांवों में लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं और प्रशासन का पहल भी उस तरीके से नहीं हो रहा जिससे लोग प्रेरित हो सके। लेकिन अब सकारात्मक चीजें ये सामने आई है कि आज उस गांव में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। काफी बढ़ चढ़कर लोग वैक्सीन ले रहे हैं और लोगों के अंदर जो भ्रांतियां थी वो भ्रांतियां मिट गई है। और कशिश भी ये आह्वान करती है कि आप वैक्सीन जरूर लें, वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं होना है। बिना वैक्सीन लिए हुए हम लोग कोरोना की जंग जीत नहीं सकते हैं। चलिए, हमारे साथ राजकुमार जुड़ गए। राजकुमार, कशिश के खबर पर बड़ा असर हुआ है, अधिकारी पहुंचे हैं, लोग ग्रामीणों को मनाने की कोशिश हो रही है और ग्रामीण मानकर सुई लेने लगे हैं। क्या खबर है? देखिए संतोष जी, हम लोग लगातार 5 दिनों से प्रयास कर रहे थे कि यहाँ के लोग भी वैक्सीन लें,
जिसको लेकर मीडिया द्वारा काफी जागरूक किया गया था, जिसमें कशिश ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आज भी जब यहाँ पर टीम पहुंची थी तो कोई भी लोग वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे ही हम वहाँ पर पहुंचे, लोगों का स्टेटमेंट लेना शुरू किए तो लोग वैक्सीन लेने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले हमने मुखिया को राजी किया और जब मुखिया वैक्सीन लिए, इसके बाद से धीरे धीरे गांव के लोग वैक्सीन लेना शुरू कर दिए। इसके बाद हमने यहाँ के इमाम से बात की। हमारी पहल पर इमाम ने मस्जिद से अनाउंसमेंट किया और पूरे गांव के लोगों को जागरूक करने का काम किया। तब लोग जो है वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर वैक्सीन लेना शुरू कर दिए हैं। जी संतोष जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नालंदा से राजकुमार मौजूद थे। चलिए, इस गांव में से सकून की खबर आई कि वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और अब हमें इजाजत दीजिए। कल ठीक हमारी इसी समय आपकी मुलाकात होगी। नमस्कार।